हेलो बच्चों, वेलकम। इससे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, जहाँ की मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिस्पर्शन रिलेशन। एक मोनोएटॉमिक चेन का डिस्पर्सन रिलेशन था और उसके बाद एक डायएटॉमिक चेन का डिस्पर्सन रिलेशन डिस्कस किया है। उसी के साथ हम लोगों ने फोनॉन के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। अब अगला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर्टी सॉलिड के लिए जो थी वो थोड़ा सा स्पेसिफाइड थी, कुछ उसमें खास बातें थी जिनको कि समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और तो एक बहुत ही ब्रीफ में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से बात की थी, उसको मैं बस जस्ट एक क्विकली रिवीजन में कर देता हूँ, एक रिवाइज कर देता हूँ, देन वी विल मूव टू द आइंस्टीन थ्योरी। ओके, सो वी हैव स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एनी सॉलिड क्वांटिटी इज इट्स स्पेसिफिक हीट। आप मान लीजिए 1 मोल ऑफ एलिमेंट ले लीजिए और उस 1 मोल ऑफ एलिमेंट को आप हीट दीजिए इस तरह से कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए, यूनिट राइज कर जाए। तो जितनी उसकी इसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ऐसा करने में जो इन्वॉल्व होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। स्पेसिफिक हीट के साथ हमारे पास एक डुलोंग पेटिट लॉ है। डुलोंग पेटिट ने कुछ क्लासिकल मॉडल को कंसीडर करके इक्विपार्टीशन थ्योरम वगैरह का यूज करके उन्होंने सजेस्ट किया कि जो स्पेसिफिक हीट होता है सॉलिड की उसकी वैल्यू होनी चाहिए 3R। तो एक जनरल सा उन्होंने एक लॉ निकाला कि सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट है वो 3R होनी चाहिए और ये वैल्यू जो होती है वो करीब करीब 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आती है। लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटल डाटा जो हमारे पास था वो देखा गया तो उसमें कुछ ऐसा है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर के साथ तो हम पाते थे कि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हमारा लगभग एक फेयरली रीजन तक कांस्टेंट रहता है। तो जो कांस्टेंट रहता है कि चलो वो तो 3R की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब हम अपने टेम्परेचर को कम करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो तेज़ी से डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर का एक रीजन है जहाँ डुलोंग पेटिट लॉ वैलिड है। इस रीजन में तो डुलोंग पेटिट लॉ वैलिड है, लेकिन जब हम इस रीजन में आते हैं तो यहाँ डुलोंग पेटिट लॉ जो क्लासिकल लॉ है वो काम नहीं कर रहा है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं इसको समझना था। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास आइंस्टीन की थ्योरी है, जहां आइंस्टीन कुछ क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी को हम समझें तो आइंस्टीन एक सजेशन देते हैं थोड़ा सा सिमिलरिटी के साथ कि जैसे आपने ब्लैक बॉडी को पढ़ा, ब्लैक बॉडी जब आपने पढ़ा था तो ब्लैक बॉडी में क्या माना था? ब्लैक बॉडी को माना कि ये एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर्स का एक कलेक्शन होता है। आप मान सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑसिलेटर्स भरे हुए हैं और हर ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो एक लॉ को फॉलो करती है, E=Nhν, वेयर n इज सम इंटीजर। n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आप ब्लैक बॉडी को ऐसा मानो कि ब्लैक बॉडी बहुत सारे क्वांटम टाइप ऑसिलेटर्स का एक कलेक्शन है और हर जो क्वांटम ऑसिलेटर है वो एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। इसी अजम्पशन के साथ आइंस्टीन आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि सॉलिड जो कि बहुत सारे एटम से मिलके बना है, इन एटम्स के पास भी एक हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसा, ऑसिलेटर जैसा बिहेवियर है और इनकी एनर्जी भी हम E=NH×ω इस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ H क्रॉस क्या होता है? H/2π होता है और ओमेगा जो है वो 2πν है। तो आइंस्टीन ने इस अजम्पशन के साथ अपनी बात शुरू की सॉलिड स्टेट में सॉलिड मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट को समझाने के लिए। तो उनका कहना था कि हमारा जो एटॉमिक सिस्टम है सॉलिड का
वो बिहेव कर रहा है ऑसिलेटर्स की तरह। हर एटम के पास एक ऑसिलेटिंग बिहेवियर है। उन्होंने कहा कि ये सारे जो ऑसिलेटर्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड दे हैव अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा कॉमन उनके सब में है। तो ऑल द ऑसिलेटर्स आर इंडिपेंडेंट, all the oscillators are independent oscillators that can oscillate with certain frequency omega। एक फ्रीक्वेंसी की उन्होंने अजम्पशन लिया और ओमेगा और उन ऑसिलेटर की एनर्जी इस फॉर्मूले के साथ जुड़ा था। अब हमारे पास किसी टेम्परेचर, मान लो कोई टेम्परेचर सॉलिड का T है, तो किसी टेम्परेचर पर एक स्पेसिफिक एनर्जी के कितने ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, इसके साथ हमारे पास एक बोल्ट्जमैन लॉ है। बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, जो कि स्मॉल n एक इंटीजर पर डिपेंड कर रहे हैं, n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आप एप्सिलॉन n अपॉन kt लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन n क्या है? ये एप्सिलॉन n यही एनर्जी है। यहाँ हम एनर्जी को एप्सिलॉन n से डिनोट करते हैं। n कहाँ आ रहा है? n इस n इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है? ये सॉलिड है। ओके, लेट मी ड्रॉ। एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं। हर ऑसिलेटर के पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एनर्जी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन n है, और किसी टेम्परेचर T पर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी ओमेगा है, उनकी संख्या हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है किसी खास टेम्परेचर पर कितने ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी इस En के बराबर है। इस En को करस्पॉन्ड करता हुआ ये n है। तो मान लो उनकी संख्या n है। अब आते हैं एवरेज एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज एनर्जी कैसे निकाली जाती है? मान लो n रन कर रहा है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, तो हमारे पास ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी है? En। कितने ऑसिलेटर है? n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स n। एवरेज निकालना यही है कि आपने एक स्पेसिफिक एनर्जी कितनी ऑसिलेटर है उनका सम ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए जितनी ऑसिलेटर है उनसे। अब इसको हम एक्सपैंड करें तो एप्सिलॉन n को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन n को लिख सकते हैं n h क्रॉस ओमेगा। और n को क्या लिख सकते हैं? n को लिख सकते हैं n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन n की जगह हो जाएगा n h क्रॉस ओमेगा ओवर kt डिवाइडेड बाय n जो रन कर रहा है n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस n h क्रॉस ओमेगा ओवर kt। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इस तरफ चले गए। अब हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। जैसे जैसे हम इस p फ्रैक्शन को सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हम अपने फॉर्मूलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एप्सिलॉन बार यानी कि ये क्या है? ये एवरेज एनर्जी है। ये एवरेज एनर्जी है उन ऑसिलेटर्स की, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखो n नॉट तो फिक्स है। n नॉट इज सम इनिशियल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। इनिशियल नंबर है ऑसिलेटर्स के जो उस सॉलिड के अंदर थे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ आप h क्रॉस ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए समेशन से। तो समेशन n पे रन कर रहा है तो n अंदर रहेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस n h क्रॉस ओमेगा ओवर kt, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय n एक्सपोनेंशियल माइनस n h क्रॉस ओमेगा ओवर kt। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक रन कर रही है। ये जो समेशन है ये 0 से इन्फिनिटी तक रन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? h क्रॉस ओमेगा। n की वैल्यू जब 0 आएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म तो 0 हो गया। n की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा kt। फिर n की वैल्यू 2 होगी तो इसको 2 रखोगे, 2 टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस 2
एच क्रॉस ओमेगा ओवर के टी एंड इस तरह के और भी टर्म हमारे पास आ जाएंगे। तो न्यूमरेटर को हमने क्या किया, सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। डिनोमिनेटर को देखो, n की वैल्यू 0 होगी, तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 होगी जो आ जाएगा 1। n की वैल्यू 1 होगी तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा के टी, प्लस n की वैल्यू 2 होगी तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 एच क्रॉस ओमेगा ओवर के टी, और इस तरह से यहाँ पर भी हमारे टर्म्स आगे एक्सटेंड कर जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं एप्सिलॉन बार यानी एवरेज एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा। चलो थोड़ा सा इसको फिर से लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओवर के टी प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 एच क्रॉस ओमेगा ओवर के टी, और ऐसे और भी टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओवर के टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 ओवर के टी एस टर्म। अब थोड़ा सा इसको समराइज करने के लिए हम अपनी सीरीज में कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। क्या कर दें, सपोज लेट x इज माइनस एच क्रॉस ओमेगा ओवर के टी, हमने ये मान लिया। ऐसा मानने से हमने अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, तो अब हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, इसी तरह से आगे भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस सो ऑन। ओके, ये हो गया हमारे पास पूरा। अब देखो जरा इसको ध्यान से, अब हम देखो यहाँ पे जो करने जा रहे हैं अगला स्टेप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल एक सिंप्लीफिकेशन है। ये एप्सिलॉन बार इज एच क्रॉस ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस आगे भी ऐसे ही। चलो ब्रैकेट हम ऐसा कर देते हैं। क्या आप समझे कि यहाँ से हम यहाँ कैसे आ गए? बच्चों जरा देखो ध्यान से, अगर हमारे पास इवन गड़बड़ यहाँ मैंने कर दी है, यहाँ लिखना चाहिए लॉग, देखो यहाँ लॉग लिखना चाहिए। तो अगर हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो तुम ही सोचो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, log 1 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x प्लस इस तरह लिखे हैं। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, d बाई डी एक्स करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर 2x d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई की पावर x ई की पावर 2x और आगे के टर्म। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर तो वैसे रहेगा 1 ई की पावर x ई की पावर 2x एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा तो जाएगा e की पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2 और आगे के ऐसे टर्म रहेंगे। तो देखो यही तो लिखा है यहाँ पर, ये जो टर्म लिखा है ब्रैकेट, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है यही तो है हमारा न्यूमरेटर, बस अंतर इतना है e की पावर x को हमने एक्सपोनेंशियल x रख दिया है। ये तो एक लिखने का तरीका है कि पावर कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन जो टर्म है फ्रैक्शन, ये हमारा यहाँ अवेलेबल है और हमने इसको कंप्रेस करके लिख दिया इस तरह से। तो इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, थोड़ा हौच पौच हो गया। तो एप्सिलॉन बार बराबर क्या है, h क्रॉस ओमेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस ई की पावर x ई की पावर e की पावर 2x प्लस सो ऑन, ये हमने लिखा है। और ये टर्म कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक।
तो अगर कोई सीरीज है जिसमें इनफाइनाइट तक टर्म है तो जरा इसका हम सम कर देते हैं। तो जब हम सम करेंगे तो h क्रॉस ओमेगा डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई एक्स। ओके, सब में कॉमन डिवीजन कितना हो रहा है, e की पावर x का। अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो आप, ये जो log 1/1 प्लस ई एक्स है, अब इसको फिर से हम इस पर ये डिफ्रेंसिएशन अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा ट्रिक है ये सॉल्व करने की, आप समझ लो। तो जब आप इस पूरी चीज को एज अ सिंगल फंक्शन मानोगे तो क्या लिखा जाएगा, क्या होता है, देखो अभी देखा है हमने कि log u का अगर d बाई डी एक्स कर रहे हो तो होता है 1 बाई u du बाई डी एक्स। तो सपोज ये जो पूरा है ये u है, तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस e की पावर x d बाई डी एक्स 1 e की पावर x की पावर -1। तो ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस e की पावर x, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1 प्लस e की पावर x की पावर -2, और हो जाएगा माइनस e की पावर x। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ। थोड़ा केयरफुल तरीके से इसको आप देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा e की पावर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ बचेगा 1 e की पावर x अपॉन 1 e की पावर x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बार h क्रॉस ओमेगा e की पावर x, अगर ये पावर हट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x। तो इसको एक बार क्या कर सकते हैं, e की पावर x h क्रॉस ओमेगा किया, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया, हो जाएगा e की पावर -x -1, और ये कैंसिल। सो हमारे पास ओवरऑल जो एवरेज एनर्जी है, ये जो ऑसिलेटर्स माने हैं, वो कितना आ गया, h क्रॉस ओमेगा e की पावर -x -1। दिस इज द हमारा एक अजम्पशन, एक जो कैलकुलेशन का आउटकम है। तो h क्रॉस ओमेगा x की वैल्यू रख दोगे तो e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी -1, ये आ गया। अब एवरेज एनर्जी हो गई है, तो अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को अगर हम E कहें तो हमारे पास जो ऑसिलेटर्स माने हैं आइंस्टीन ने, उन ऑसिलेटर की संख्या कितनी है, मान लो n ऑसिलेटर्स हैं और तीनों डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ हम 3 लगा दें, और सबकी एवरेज एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन। तो एवरेज एनर्जी एप्सिलॉन बार है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके ऑसिलेटर हैं और जितने पॉसिबिलिटीज़ में वो ऑसिलेशन कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3n एप्सिलॉन बार। तो जरा लिख दो इसके बारे में, तो जाएगा 3n h क्रॉस ओमेगा ओवर e की पावर h क्रॉस ओमेगा ओवर के टी -1। ठीक है, तो ये हमने एक कैलकुलेशन कर लिया उस टोटल एनर्जी का जो आइंस्टीन के हिसाब से, जो सॉलिड हमारा ऑसिलेटिंग क्रिस्टल्स, ऑसिलेटर्स का एक कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन का जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो ये फार्मूला हो गया हमारे पास। लेकिन हमें तो कैलकुलेट करना है CV, स्पेसिफिक हीट। तो CV के लिए क्या करना होगा, CV के लिए हमें इस एनर्जी के टर्म को टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। देखोगे 3n h क्रॉस ओमेगा, ये सब तो कांस्टेंट आ जाएगा, डेल बाई डेल टी रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास टर्म हो जाएगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा के टी -1 की पावर -1। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के कहीं कुछ छूट ना पाए। n h क्रॉस ओमेगा डिफ्रेंशिएट करोगे तो जाएगा -1, और e की पावर h क्रॉस ओमेगा के टी -1 का होल स्क्वायर,
और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर h क्रॉस ओमेगा ओवर के टी इंटू माइनस h क्रॉस अपॉन के टी स्क्वायर, जब हम इस पावर को टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या आ गया, क्या छूटा, कुछ नहीं छूटा, नहीं, ठीक है। पेज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। तो अब क्या आ गया, 3n, यहाँ h क्रॉस ओमेगा है, यहाँ h क्रॉस ओमेगा है, तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा के टी डिवाइडेड बाई e की पावर h क्रॉस ओमेगा ओवर के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास CV की ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम एक और कांस्टेंट मान सकते हैं। मान लो थीटा ई एक हम डिफाइन करें, जिसको हम कह सकते हैं h क्रॉस ओमेगा बाई के। अब इसको हम कह सकते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर टर्म। तो इसके टर्म में अगर लिखोगे तो CV बराबर क्या लिख सकते हो, 3n, k को मल्टीप्लाई कर दिया, k को डिवाइड कर दिया, तो h क्रॉस ओमेगा बाई के टी का होल स्क्वायर आ गया, e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के इंटू टी है, डिवाइडेड बाई e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है। थीटा इंट्रोड्यूस करोगे तो CV बराबर हो जाएगा 3n के थीटा e बाई टी का होल स्क्वायर e की पावर थीटा e बाई टी डिवाइडेड बाई e की पावर थीटा e बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया जो आइंस्टीन ने डिराइव करके दिया था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को समझाने के लिए। अब जरा हम इस पे देखते हैं कि इसमें लो टेम्परेचर लिमिट और हाई टेम्परेचर लिमिट में क्या वेरिएशन हो रहा है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस हमें यहाँ समझानी है। तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर, जो डुलोंग पेटिट लॉ है उसके लिए देख लेते हैं। तो लार्ज टेम्परेचर है, तो लार्ज टेम्परेचर पे क्या होगा, थीटा ई बाई टी जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल होने का मतलब है कि e की पावर थीटा ई बाई टी को हम 1 प्लस थीटा ई बाई टी और इस तरह के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म लेते हैं, क्योंकि जब टी स्क्वायर वगैरह होगा तो और निग्लिजिबल स्मॉल टर्म आ जाएंगे। तो देखो भाई क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो CV की वैल्यू है कितनी आ जाएगी। सो नाउ वी हैव CV इज 3nk थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या कर दें, 1 प्लस थीटा ई बाई टी रख दें, सिर्फ फर्स्ट दो टर्म। यहाँ 1 प्लस थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ओके, सो CV इज इक्वल टू 3nk थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। दिस इज ये भी स्क्वायर है, तो 1 प्लस थीटा ई बाई टी बचेगा, नीचे बचेगा थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर जो कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली बचेगा 3nk 1 प्लस थीटा ई बाई टी, क्योंकि टी हम लार्ज ले रहे हैं तो इसलिए इसको भी हम निगलेक्ट कर दें अगर, तो CV बराबर हो गया 3nk और n के बराबर होता है r, तो ये हो जाएगा 3r जो कि 5.96 जो वैल्यू हमारे पास आई थी डुलोंग पेटिट के लॉ के हिसाब से वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या दिखा, आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता है क्लासिकल डुलोंग पेटिट लॉ में अगर हम हायर टेम्परेचर लिमिट लेते हैं। ओके, अब लो टेम्परेचर लिमिट लो, तो जब लो टेम्परेचर लिमिट लोगे तो क्या होगा, देखो अब मैं यहीं पर आपके लिए लिख देता हूं लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर का मतलब है कि थीटा ई बाई टी लार्ज होगा, चूंकि थीटा डिनोमिनेटर में है तो टी लो होगा तो ये लार्ज होगा। लार्ज होने का
मतलब ये है कि हम जहाँ भी थीटा ई बाई टी एक्सपोनेंशियल में है उसको 1 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा नंबर पाएंगे। तो अगर ये काफ़ी बड़ा नंबर होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में ये जो डिनोमिनेटर में 1 है, ये थीटा ये एक्सपोनेंशियल के टर्म के कंपैरिजन में कुछ नहीं रहेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा सी वी बराबर 3n के थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा थीटा ई बाई टी, डिनोमिनेटर में बचेगा थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। तो ये एक्सपोनेंशियल इसके पावर को काट देगा, वैल्यू आ जाएगी सी वी बराबर 3n के थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल या ई की पावर माइनस थीटा ई बाई टी। तो आप देख लो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने ग्राफ पर। अब आते हैं अपने ग्राफ पर जो कि हमने प्राप्त किया था एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली हमारा जो ग्राफ था, उस ग्राफ में हमने क्या कहा था कि अगर हम टेम्परेचर को देखें और सीवी को देखें सॉलिड के, तो ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा था, ये ग्राफ था। तो इसको हम मान लें कि यह हाई टेम्परेचर रीजन है, सपोज ये रूम टेम्परेचर है या कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हमारा सीवी किसके हिसाब से रन कर रहा है, 3R की वैल्यू के हिसाब से। आइंस्टीन की थ्योरी उन्होंने शो भी किया है, देखो यहीं पर ही शो किया है कि अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा रखते हो तो सीवी का फॉर्मूला 3R को रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन इस रीजन में क्या है, इस रीजन में जो सीवी है वो प्रोपोर्शनल है ई की पावर माइनस थीटा ई बाई टी के। तो एक्सपोनेंशियल माइनस मतलब देख रहे हो कि ये एक्सपोनेंशियली यहाँ पर डिके हो रहा है। तो आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से जब मतलब थ्योरेटिकल डाटा निकाला गया तो जो रिजल्ट्स थे वो इस तरह से आए। तो ये जो लाइन में दिखा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है और जो डॉट दिखा रहा हूँ ये आइंस्टीन के थ्योरी से आने वाले रिजल्ट के डाटा है। आप एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो कि आइंस्टीन का रिजल्ट भी इस तरह से स्पेसिफिक हीट में डिक्रीमेंट शो कर रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी स्पेसिफिक हीट में डिक्रीमेंट आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ आप पाओगे कि दोनों डाटा बिल्कुल सेम नहीं, इनके बीच में एक गैप है, एक डिफरेंस है। यानी आइंस्टीन की थ्योरी जो ट्रेंड था स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर पर कम होने का, उस ट्रेंड को तो वो काफ़ी हद तक समझा ले जा रहा है, लेकिन जो उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैचिंग है वो परफेक्ट नहीं हो रही है। इवन स्पेसिफिक हीट का जो डिक्रीमेंट आइंस्टीन के फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट की तुलना में तेज हो रहा है। एक्चुअल में यहां पर जो डिके होता है ये टी की पावर क्यूब को फॉलो करता है, यानी इतनी तेजी से डिके होता है। अब उसके बाद आते हैं पीटर डिबाई। पीटर डिबाई एक करेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं आइंस्टीन के इस थ्योरी में। वो कहते हैं आइंस्टीन ने यह माना है कि जितने भी हमने ऑसिलेटर सॉलिड में माने हैं ये सारे एटॉमिक ऑसिलेटर इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट है, पर एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये सारे ऑसिलेटर आपस में जुड़े हुए हैं। सो ये इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स ना होकर के कपुल्ड ऑसिलेटर्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज डिबाई ने इंट्रोड्यूस की। तो कपुल्ड ऑसिलेटर होने का मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में जुड़ी हुई है। तो हर ऑसिलेटर अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पास वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉसिबल हो सकती है बिकॉज दे आर कपुल्ड विथ ईच अदर। ये जो अजम्पशन था, फिर इसके बाद इसका एक कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन एक अच्छा खासा रिगरस कैलकुलेशन है डिबाई का। आफ्टर दैट कैलकुलेशन डिबाई इस बात को बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करने में सक्षम हो गए थे कि क्यों ग्राफ टी क्यूब के हिसाब से डिक्री करता है जब लो टेम्परेचर होता है। इसको हम डिबाई टी क्यूब लॉ भी कहते हैं। तो उतना एनालिसिस, उतने डिटेल में तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप बस इतना समझे रहो कि आइंस्टीन के किस अजम्पशन को पीटर डिबाई ने करेक्ट किया था। तो आइंस्टीन का अजम्पशन कि सारे एटॉमिक ऑसिलेटर सॉलिड के अंदर इंडिपेंडेंट है,
इसको पीटर डिबाई ने कहा कि नो, दे मस्ट बी इन द कलेक्टिव ऑर्डर, दे मस्ट शो द कलेक्टिव बिहेवियर। तो जो हमने इससे पहले फोनॉन और ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डायटॉमिक ऑसिलेटर में, उसमें भी तो यही माना है कि सारे एटम जो हैं वो अपने पड़ोसियों के साथ जुड़े हुए हैं। बल्कि वहाँ हमने एक अजम्पशन लिया था, किसी एटम के पास असर जो उसके ऊपर पड़ रहा है सबसे ज़्यादा उसके पड़ोसी एटमों का पड़ रहा है। तो इस तरह से जो फोनॉन का कॉन्सेप्ट था, लैटिस वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट था, उसका यूज करके पीटर डिबाई ने और आइंस्टीन ने, दोनों ने हम कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद और करेक्शन होते रहे। बॉर्न ने करेक्शन किया कि भाई ट्रांसवर्स मोड होता है, लॉन्गिट्यूडनल मोड होता है, तो पीटर डिबाई ने कहा कि भाई उसकी एक अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी। फिर उसके बाद बॉर्न आते हैं, बॉर्न करेक्शन कहते हैं कि नहीं, ट्रांसवर्स मोड की एक अलग लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल मोड की अलग लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी। तो जैसे जैसे आप इसके डिटेल में डीप में जाओगे तो आपको डिफरेंट मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ, फ्रिक्वेंसी रेंज, लॉन्गिट्यूडनल मोड, ट्रांसवर्स मोड का कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, उनके डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बट आपको अभी जब एक बेसिक आइडिया डेवलप करना है वो यही है। ठीक है, तो चलो बच्चों, फिर इसके बाद अगला क्लास, अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम अब बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम कंसीडर करते हैं, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, ब्लाउज थ्योरम, ये सब चीज़ों को, ताकि हम बैंड स्ट्रक्चर को सही से एक्सप्लेन कर पाएँ। So till then, have a nice day and take care of yourself. Bye bye.